वीडियो में हम लोग ऊष्मागति थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ, ठीक है, उन चारों नियमों का अध्ययन करेंगे और संभवतः हुआ तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला वाला जो नियम है, नाम उसका पहला है, लेकिन है वो कौन सा नियम? शून्यवा नियम है। ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी के शून्यवा नियम को देखेंगे। ऊष्मागतिकी का शून्यवा, ठीक है, जीरोथ लॉ। क्या है शून्यवा नियम, उसको समझ लीजिए। शून्यवा नियम समझने से पहले तापीय साम्य को समझते हैं। ठीक है, तापीय साम्य मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है? दो वस्तुएं अगर रखी हो, ए और बी, दो वस्तु मान लिया आपने। ठीक है, ये पहले भी बता चुका हूँ। और अगर ये दोनों वस्तुएं अलग अलग तापों पर है, एक का ताप ज्यादा है, दूसरी का ताप कम है, ठीक है, तो ऊष्मा का जो प्रवाह है कहाँ से कहाँ होता? उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए। उस स्थिति में ये दोनों आपस में कैसी कहलाएंगी? तापीय साम्य की अवस्था में कहलाएंगी। क्लियर? अगर यहाँ पर शून्यवें नियम में इन दो वस्तुओं की जगह हम एक वस्तु और बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर उसको नाम दे देते हैं कोई सी वस्तु, कोई सी आपका चैम्बर है, कोई सिलेंडर है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए और सी आपके साथ तापीय साम्य में है, ए बी और सी आपस में तापीय साम्य में है, यानी जब दो अलग अलग वस्तुएं, देख रहे हो सब सामने, देखो याद ना होनी डेफिनेशन ये, जब दो अलग अलग वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में हो, ठीक है, तो वे दोनों वस्तुएं भी आपस में तापीय साम्य में होंगी। ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? ऐसे समझ में आया? यही तो चीज है कि ये दोनों, ए सी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो ए बी भी आपस में क्या होंगे? फ्रेंड होंगे। तो यही चीज यहाँ पर है कि आपकी ए जो है वो सी के साथ तापीय साम्य में है, बी सी के साथ तापीय साम्य में है, तो ए और बी भी तापीय साम्य में होंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन फटाफट से लिख लें कि जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ तापीय साम्य में हो, तब पहली वाली दोनों वस्तुएं भी आपस में तापीय साम्य में होंगी। ठीक है, तो ये आपका जीरोथ लॉ या ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम कहलाता है। इसके बाद अगर दूसरा कहें, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से 4 लॉ हैं। ठीक है, पहला नियम जो है उसको हम शून्यवा नियम कहते हैं, दूसरा नियम उसका प्रथम नियम होगा, तीसरा वाला द्वितीय नियम है और चौथा वाला तृतीय नियम। तो यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग में शून्यवा नियम, दूसरा वाला हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम नियम पर आते हैं। लेकिन प्रथम नियम को पढ़ने से पहले आपको 3 चीजों को समझना है। एक आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, दूसरा कार्य और तीसरा आपकी ऊष्मा। क्योंकि हम हीट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो ऊष्मा दी जा रही है वो किसी एक गैस को दी जा रही है। गैस पर जब स्टडी करनी हो तो वो किसी सिलेंडर में बंद होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि ये कोई एक सिलेंडर हमने लिया, ठीक है, जो 3 दीवारों से घिरा हुआ है और इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन आपका भरा। इस वाले टॉपिक से आपका पूरा गैस के बारे में सब चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। इस सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, ठीक है, और जो गैस है वो कुछ ना कुछ आयतन घेर ली होगी। देखा भी होगा आपने, जब आप किसी पिस्टन से, गैस के पंप से जब साइकिल के ट्यूब वगैरह में हवा भरते हैं तो प्रेशर महसूस करते हैं, है तो उसके अंदर वायु, और वो वायु क्या करती है? दाब को महसूस करती है, यह दाब ऊपर की तरफ डालती है, ये तो आपको प्रेशर करके दबाना पड़ता है। समझ में आया? तो जिसको आप दबा रहे हो आपका पिस्टन है जो ऊपर नीचे हो रहा है उसमें। क्लियर? यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अगर आंतरिक ऊर्जा की बात की जाए तो आंतरिक ऊर्जा क्या है? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी हर एक की अपनी अपनी एनर्जी है जो डिपेंड करती है उस गैस के टेम्परेचर के ऊपर, ताप के ऊपर। क्लियर?
अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, उनकी गति करने की पावर बढ़ जाएगी, वर्गमान मूलमान उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि उनके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकराने वाले अणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। जितने अणु पहले ठंडी गैस के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर टकरा रहे थे, जब आप उसे गर्म करना शुरू करेंगे तब उनकी अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और संभवतः क्या होगा, वो इस पिस्टन पर भी दाब डालना, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर की तरफ। अगर आप इस सिलेंडर को नीचे से हीट देके देना प्रारंभ करें, ऊष्मा देना प्रारंभ करें, ऊष्मा आप दे रहे हैं, तो ऊष्मा देने से क्या हो रहा है, इसके अणुओं की आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है। साथ ही साथ ये पिस्टन अगर ऊपर की तरफ चलेगा तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो यानी पिस्टन को ऊपर की तरफ चलने में कुछ कार्य होगा। ये इसका मतलब ये तीनों ही चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसका यूज किस तरीके से करते हो, समझ में आया। तो यहाँ पर जो पहला नियम है वो इन तीनों के ही ऊपर डिपेंड है। अगर कहा जाए तो फर्स्ट जो लॉ है, फर्स्ट जो नियम है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम में क्या है कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने जो इसको ऊष्मा दी, कितनी ऊष्मा दी, सूक्ष्म की बात करें डी की ऊष्मा दी, डी से मत घबराना। ठीक है, सूक्ष्मता को दिखाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो आपने सूक्ष्म ऊष्मा जब उसको दी तो वो ऊर्जा कहाँ गई, वो ऊष्मा कहाँ चली गई, वो ऊष्मा गई उस अणुओं की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, du प्लस उस पिस्टन के द्वारा या उस निकाय के द्वारा, इसको बोलेंगे निकाय, चैम्बर। ठीक है, इस निकाय के द्वारा वह कार्य करने में, यानी डी डब्ल्यू। दी गई ऊष्मा का मान इन दोनों के योग के बराबर। प्रथम नियम क्या कहता है उसको ध्यान से सुन लीजिए कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि तथा उस निकाय के द्वारा कार्य करने में खर्च होती है। या ये कह लीजिए कि दी गई ऊष्मा का मान आंतरिक ऊर्जा तथा किए गए कार्य के योगफल के बराबर होता है। ये पहला नियम समझ में आया सभी की। डायग्राम बनाइए, नोट करिए, लिखें। अगले नियम के बारे में अगर बात करें तो उसको हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, वैसे तो तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, शून्यवा प्रथम नियम और ये द्वितीय नियम, थर्ड नंबर है इसका। ठीक है, इस नियम में अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए। ठीक है, कुल मिलाकर अगर आप समझें तो ये है कि हम किसी भी अगर किसी सोर्स से ऊष्मा ले रहे हैं, ठीक है, तो उस सारी की सारी ऊष्मा को हम कार्य में बदल नहीं सकते। ठीक है ना, ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में चेंज नहीं किया जा सकता, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपका वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, इस पर वेस्ट जो आपका है वो है प्रशीतक। प्रशीतक जानते हो क्या होता है? प्रशीतक, हाँ सुना है कभी? और सभी लोग जानते हो, ये रेफ्रिजरेटर, इसको हम फ्रिज बोलते हैं, फ्रिज है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशीतक। ठीक है, अच्छा, इसी पर बेस्ड आपके जितने भी इंजन वगैरह बनाए गए हैं, जैसे कार्नो इंजन वगैरह है, वो इसी सेकंड वाले लॉ पर काम करता है। ठीक है, दूसरा एक स्टेटमेंट क्लॉसियस का स्टेटमेंट ये है कि किसी भी अगर आप भाई जैसे अभी आपको बताया था कि उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, ठीक है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा का फ्लो अपने आप हो जाएगा। ऊष्मा जो है वो स्वतः ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर चली जाएगी। लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप पर अगर ऊष्मा को प्रवाहित आपको करना है, यानी किसी ठंडी वस्तु में से भी अगर आपको ऊष्मा निकालनी है तो आपको किसी बाह्य स्रोत की आवश्यकता पड़ेगी। बिना किसी बाह्य स्रोत के संभव नहीं है कि आप निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा लें और उच्च ताप वाली वस्तु को दें। ठीक है, तो ये वाला जो नियम है आपका वो कैसा कहलाता है? इसका द्वितीय नियम कहलाता है। लिख लीजिए क्लॉसियस का स्टेटमेंट।